हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज टीम जो कि मेहनत कर रही है वीडियोस बनाने इसमें, ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के वीडियोस आपको अवेलेबल दिखेंगे। आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर नहीं मिले तो आप वेबसाइट पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी लाइब्रेरी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएगी और सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई यहाँ पेड कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्लास 12 लीगल स्टडीज का सैंपल पेपर। सीबीएसई ने क्लास 12 लीगल स्टडीज का या क्लास 12 और क्लास 10 के पूरे सैंपल पेपर इशू कर दिए हैं। अब सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है वो सब्जेक्टिव वाला सैंपल पेपर इशू किया है। ऑल्दो सीबीएसई ने बोला था कि वो ऑब्जेक्टिव वाला भी इशू करेंगे और सब्जेक्टिव वाला भी करेंगे, लेकिन उन्होंने सब्जेक्टिव वाला इशू किया है। तो आज की तारीख में हम ये मान सकते हैं कि आपके जो पेपर होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। अब आगे कैसी सिचुएशन होती है वो भविष्य की बात है, लेकिन अगर हम आज के बारे में बात करें तो हमें सब्जेक्टिव के तौर पे तैयार होना होगा। आपको लिखने की तैयारी करनी होगी। और इस सैंपल पेपर से क्या होगा, इस सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि सीबीएसई क्या चाहता है आपसे और क्वेश्चन कैसे आएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 12 लीगल स्टडीज का मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने आपके टर्म 2 एग्जाम का अगर पढ़ा नहीं है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। यहां पे क्लास 12 का टर्म 2 का लीगल स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो आप जाके इन वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखिए, अच्छे से उन्हें पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझिए और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब एक चीज और जो आपको जाननी है वो ये है कि यहां पे जो हम देख रहे हैं, लाइक जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उसमें आंसर्स भी हैं। अब कुछ आंसर्स तो बहुत अच्छे दिए गए हैं, लेकिन कुछ आंसर्स ऐसे हैं टू द पॉइंट नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उस आंसर की जगह हम क्या और अच्छा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देन उसका आंसर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर सीबीएसई ने जो आंसर्स इशू किए हैं उस आंसर में कुछ मुझे कमी भी सी नजर आ रही है, तो साथ ही साथ मैं आपको वो भी बताते चलूंगा कि ये वाला पार्ट थोड़ा ठीक नहीं है, हम इसे कुछ इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा। सो आपका 40 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे मिलेंगे आपको पूरा और सब्जेक्टिव होने वाला है। एक बार हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पूरे पेपर का ओवरव्यू होता है, इसमें ये सारी चीजें लिखी होती है कि हम लोग उस पूरे पेपर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पूरा पेपर किस बेस पे। ठीक है। सो जनरल इंस्ट्रक्शन, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। यहां पे जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शन में पूरा पेपर डिवाइडेड है। जो सेक्शन ए है उसमें 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो 7 क्वेश्चन आपको देखेंगे, 7 में से आपको जो 5 क्वेश्चन सही लगेंगे आप उन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और 2 मार्क्स के होने वाले। क्लियर है? ठीक है, ये चीज आप समझ गए। देन सेक्शन बी, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहां पे भी 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से हमें फिर से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन बी जो है वो 3 मार्क्स का है, सेक्शन ए जो है वो 2 मार्क्स का है। दोनों में 7-7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से हमें बस 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है। देन सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी में लॉन्ग आंसर्स होंगे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और यहां 4 में से हमें कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, हमें यहां पे 4 में से कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर है? तो इस पूरे जनरल इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझे हैं? इस पूरे जनरल इंस्ट्रक्शन से आप ये समझे हैं कि यहां पे सेक्शन वाइज चॉइस है। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में सेक्शन वाइज चॉइसेस है। यहां पे सेक्शन वाइज चॉइसेस हैं। ठीक है। सो ये चीज आप लोगों के लिए अच्छी है कि सेक्शन ए में चॉइस है, सेक्शन बी में चॉइस है, सेक्शन सी में चॉइस है। हमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, जो नहीं बन रहे हैं हम उन्हें छोड़ देंगे।
ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास क्योंकि चॉइसेस हैं, चॉइस दी गई है। अब चॉइस क्यों दी गई है, अगर आपने बाकी पेपर में, अगर आपने बाकी सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर देखे होंगे तो उनमें इतनी ज्यादा चॉइस नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चॉइस दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि आपको भी पता है कि लीगल स्टडीज में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आएंगे आप लोगों को और घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अब घुमा फिरा के वो क्वेश्चन कब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डायरेक्टली पूछना व्हाट इज फंडामेंटल राइट, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना कम है। बाकी वही एक कोई स्टोरी के फॉर्मेट में कुछ नरेट कर दें कि बताओ इसमें कौन सी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, इस वाले क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। तो लीगल स्टडीज में क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्विस्ट होके आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएंगे। क्लियर है, ये सारी चीज समझ में आ गई है। अब हम लोग करते हैं पेपर सॉल्व करना स्टार्ट, और हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। सेक्शन ए में है 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसमें से हमें कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 7 में से, ठीक है। तो हम लोग सातों के सातों क्वेश्चन देखेंगे, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, Veer challenged the reservation in government jobs to the backward classes as being violative of Article 40. ठीक, फुल स्टॉप है यहाँ पे, मतलब एक पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यहां से लेके यहां तक ये एक पार्ट है। इस पार्ट में क्या बोला गया है कि वीर नाम का इंसान है, उसने रिजर्वेशन को चैलेंज किया। जो सरकार जो रिजर्वेशन देती है बैकवर्ड क्लासेस को, एसटीज, एससी, ओबीसीज को, जो सरकार जो रिजर्वेशन दे रही है, इसको वीर ने चैलेंज किया। ठीक है, वीर ने किस बेसिस पे चैलेंज किया? वीर ने चैलेंज किया आर्टिकल 14 के बेसिस पे। वीर ने बोला कि ये जो रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट दे रही है, ये आर्टिकल 14 का वॉयलेटिव है। इज द पोजिशन बाय वीर मेंटेनेबल? State and explain the principle, if any, on the basis of which reservation can be justified. अब हमें सबसे पहले ये बताना है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि ये जो वीर ने ये जो चैलेंज किया है, क्या ये चैलेंज सही है? ठीक है, और अगर सही है तो फिर कौन सा प्रिंसिपल, हम किस प्रिंसिपल के बेसिस पे रिजर्वेशन देते हैं? ठीक, सो अब जो क्वेश्चन में जो लिखा है, हम इस चीज को यहां पे मैं लिख लेता हूं। वीर ने रिजर्वेशन को चैलेंज किया है आर्टिकल 14 के बेसिस पे। तो एक साइड हो गया रिजर्वेशन और दूसरी साइड है आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14। ठीक, रिजर्वेशन और आर्टिकल 14 के बीच में डिबेट है। अब आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 14 आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है, तो ऑटोमेटिकली उसे ये सारी चीजें समझ में थोड़ी ना आएगी। आर्टिकल 14 हमें पता होना चाहिए किस बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 14 बेसिकली बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। ठीक, तो वीर का ये मानना है कि आर्टिकल 14 ये बोल रहा है कि इस देश में जितने भी नागरिक हैं वो सारे नागरिक इक्वल है कानून की नजर में। कानून अंधा है और इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो सारे नागरिक इक्वल हैं, सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सारे लोग इक्वल हैं। बिल्कुल। अब अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन दे रहे हो और किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, तो वो तो फिर आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। वो तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया कहीं ना कहीं। वीर का ये मानना है वो तो वायलेशन हो गया। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि कानून की नजर में सभी इक्वल है, दूसरी तरफ आप सिर्फ कुछ लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो और बाकी लोगों को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेटिव है, ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, ये वीर का मानना है। अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से देखा होगा, अगर आपने आपके यूनिट 4 ह्यूमन राइट्स वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा, तब मैंने आपको कुछ बताया था। तब मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल 14 का एक पार्ट और है। आर्टिकल 14 ये बोलता है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ठीक,
यहाँ पे ये है कि कोई इंसान जब भी हम एक रेस शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसा समझो कि जब भी हम कोई रेस स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेस होने वाली है। आप ये मत सोचना है कि सर रेस कहाँ से लाया बीच में, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। जब यहाँ पे ये रेस की ये लाइन है, ठीक है, हम इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, रेडी स्टेडी गो वाली बात हम कहते हैं, ठीक। तो जब रेस स्टार्ट होती है तो हम सारे लोगों को इस लाइन पे खड़ा करते हैं और फिर बोलते हैं रेडी स्टेडी गो, फिर लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं, ठीक। अब मान लो यहां पे कोई इंसान ऑलरेडी इस रेसिंग लाइन के इतने पीछे खड़ा हो, तो फिर क्या ये रेस हम जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि ये जो सारे इंसान जो इस रेसिंग लाइन के पीछे हैं, इन सारे इंसान को हम यहां तक लेके आए, ठीक है, हम इनको यहां तक लेके आए और फिर हम रेस को स्टार्ट करें। तो यही काम हमारी सरकार करती है, यही काम गवर्नमेंट करती है। जो कम्युनिटीज जो पीछे छूट गई है, उन कम्युनिटीज को रिजर्वेशन के माध्यम से हम उनको आगे पुश करते हैं और आगे जब वो पुश हो जाएंगी तब हम रेस अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सो ऑलरेडी ये वाली कम्युनिटी पीछे छूट गई है। अब पीछे छूट गई है ये वाली कम्युनिटी, तो इन कम्युनिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देना पड़ेगा? स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए देना पड़ेगा ताकि ये जो कम्युनिटीज है ये इस रेसिंग लाइन तक पहुंच पाए। तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा सो दैट ये वाली जो कम्युनिटीज है ये इस लाइन तक पहुंच पाए और फिर रेस हम स्टार्ट कर सके। सो यहाँ पे अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, मान लो ये इंसान, आप ऐसा समझो कि ये दोनों इंसान एकदम स्वस्थ हैं और इस वाले इंसान का एक पैर नहीं है, ठीक है, ये विजुअली इंपेयर्ड है या कुछ भी ऐसा समझ दो, एक किसी का एक पैर नहीं है या कोई देख नहीं सकता, तो ऑलरेडी ये वाला जो इंसान है वो इन दोनों इंसान से तो पीछे ही है ना। तो यहाँ पे हमें इसे एक एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पुश इसलिए देना पड़ेगा ताकि ये वाला इंसान आगे खिसक सके। सो इसलिए आर्टिकल 14 में हमें ये भी देखना है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली और अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, कि जो पहले से पीछे छूट गया है उसको तो हम रिजर्वेशन उसे हमें देना पड़ेगा और जो ऑलरेडी आगे है हम उसे रिजर्वेशन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो तो ऑलरेडी आगे है, अब हम उसे रिजर्वेशन क्यों दें? समझ में आ गया? अब देखो, रिजर्वेशन की डिबेट ऐसी है कि आप भी भावनाओं में बह जाते हो, नहीं नहीं सर ये तो गलत है, ऐसा, उसमें अभी हमें नहीं जाना है। अभी आपका काम क्या है? अभी हमारा काम ये है कि अभी हम यहाँ पे सही लॉजिक दें, सही लॉजिक लगा के हम यहाँ पे सही आंसर लिखें और पूरे 2 मार्क्स हम यहाँ पे ले जाएं। यहाँ हमें रिजर्वेशन पे निबंध नहीं लिखना है, हमें बस ये देखना है कि ये जो रिजर्वेशन है क्या वो आर्टिकल 14 का वॉयलेटिव है, क्या रिजर्वेशन की डिबेट से आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा है। जो सवाल पूछा गया है उस पे स्टिक रहना है और उसका आंसर देना है, और अगर ऐसा है या ऐसा नहीं है तो हमें उसको प्रिंसिपल देके उसको जस्टिफाई करना है। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या है? यस, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मीन्स दैट वन यूनिफॉर्म लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल इक्वली as some may not be similarly placed as others. So equality treats equal similarly and unequal differently. ठीक है, वही वाली बात है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी पीछे छूट गया है हम उस पे एक जैसा कानून लागू नहीं कर सकते। देश में सारे लोग इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन जो ऑलरेडी पीछे छूट गया है उसको हमें स्पेशल प्रिविलेज देना होगा। हम एक जैसा कानून सब पे नहीं लेके आ सकते हैं। जो ऑलरेडी आगे हैं उनके लिए कुछ कानून अलग होगा और जो ऑलरेडी पीछे हैं उनके लिए कुछ लॉज अलग होगा। सो जो इक्वल है हम उनको सिमिलरली ट्रीट करेंगे, लेकिन जो अनइक्वल्स हैं हम उन्हें थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, उन्हें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देंगे ताकि वो कुछ आगे जाए, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। अब यहां पे क्या है? विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, ऑल्सो स्टेट एनी अदर 2 फंक्शन ऑफ दिस बॉडी। तो बहुत सिंपल है, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कौन सी बॉडी है जो एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो है स्टेट बार काउंसिल। जैसे ही इंसान LLB की डिग्री कंप्लीट करता है वो किसी भी स्टेट में, वो अपने स्टेट में जाके स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करवाता है, ठीक है, और फिर वो आगे के अपने एग्जाम देता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। लेकिन हम एनरोलमेंट सबसे पहले कहाँ पे करवाते हैं? जैसे LLB की डिग्री कंप्लीट हुई, एनरोलमेंट होगा स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट होगा। सो पहला पार्ट का ये हो गया। अब ये जो स्टेट बार काउंसिल है इसके क्या क्या फंक्शंस है अब हम उसे समझेंगे। पहला फंक्शन है डिटरमाइनिंग द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट ऑन रोल, ऑर्गेनाइजिंग लीगल एड अमंग द अदर फंक्शन।
यहाँ पे सबसे पहले कोई मिसकंडक्ट का केसेस है क्या, जो एडवोकेट जिन्होंने इनरोल किया है वो प्रॉपर एथिकल बिहेवियर, प्रॉपर एथिक्स में रह के, एक एथिकल बिहेवियर में रह के, एक एथिकल कंडक्ट रख के वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ लीगल एड को ऑर्गेनाइज करना, लोगों की मदद करना, ऐसे फंक्शंस हैं। तो कोई भी 2 फंक्शन लिखना है, 2 मार्क्स का है तो हम यहाँ पे 2 फंक्शन लिख रहे हैं, आधे आधे मार्क्स का ये और 1 मार्क्स स्टेट बार काउंसिल लिखने का, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे यही अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पे यही फंक्शंस थोड़े से ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। सो कोई भी 2 फंक्शंस आप यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अमरीन, अ नेशनल ऑफ यूके, was allowed to enroll as an advocate in India. Under what agreement can such an enrollment be allowed if Amreen was an Indian citizen? State 2 qualification she requires to practice in India. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अमरीन जो है, अमरीन यूके की एक नेशनल है, वो यूके की नागरिक है, ठीक है, लेकिन वो इनरोल कर रही है, कहां पे इनरोल कर रही है, वो इंडिया में इनरोल कर रही है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। यहां पे मैं 2 इंसान लेता हूं, एक इंसान मैंने ले लिया अमरीन, और अब मेरे को आपको चीजें और अच्छे से समझानी है तो मैंने एक इंसान और लूंगा मैं, ठीक है। एक तो हो गया अमरीन और दूसरा इंसान मैंने यहां पे ले लिया आयुषी, ठीक। यहां पे दूसरा इंसान हमने ले लिया आयुषी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो अमरीन है ये क्या है, ये यूके की रहने वाली है, ये यूके की नागरिक है, ठीक है, ये यूके की सिटीजन है, ये यूके की सिटीजन है। अब यूके की सिटीजन है और इसने जो पढ़ाई की है, इसने एलएलबी डिग्री कहां से ली है, इसने एलएलबी डिग्री ले ली है यूके से ही, लेकिन अब ये आ जाती है इंडिया और ये प्रैक्टिस कर रही है इंडिया में, बट प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस कहां पे कर रही है, ये प्रैक्टिस कर रही है इंडिया में, प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है, प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। सो यहां पे सवाल ये है कि ये जो अमरीन है ये यूके की सिटीजन है, ठीक है, ये क्या है, ये यूके की सिटीजन है, ये यूके की सिटीजन है, और ये यूके की सिटीजन होने के बावजूद इसने यूके की सिटीजन होने के साथ साथ इसने एलएलबी की डिग्री भी यूके से ही ली है, लेकिन ये आके जो प्रैक्टिस कर रही है वो इंडिया में कर रही है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसने एलएलबी की डिग्री ली यूके से, नागरिक है ये यूके की, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रही है यहाँ भारत में आके, वो प्रैक्टिस कर रही है यहाँ इंडिया में आके। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी में क्या होता है कि जब 2 कंट्रीज आपस में कोई अग्रीमेंट साइन कर देती है कि ठीक है भैया, तुम्हारे यहाँ अगर कोई एलएलबी की डिग्री करके आएगा तो वो मेरे यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, बदले में मेरे यहाँ पे अगर किसी ने एलएलबी की डिग्री की है तो तुम्हारे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता है। तो सेम केस फिर मैं आयुषी में भी ले सकता हूं कि आयुषी जो है वो क्या है, वो इंडिया की सिटीजन है, ठीक है, ये इंडियन है, आयुषी इज एन इंडियन, और आयुषी ने जो एलएलबी की डिग्री करी है वो इंडिया से करी है, वो इंडिया से करी है, लेकिन आयुषी क्या कर रही है, आयुषी प्रैक्टिस कर रही है यूके में, आयुषी प्रैक्टिस कर रही है यूके में, ठीक है, आयुषी प्रैक्टिस कर रही है यूके में। तो हमने यहाँ क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। यहाँ पे यूके और इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया कि भैया हाँ, तुम्हारे यहाँ अगर किसी ने एलएलबी की डिग्री की है तो वो इंडिया में आके वो हमारे यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकता है, और अगर किसी ने इंडिया में एलएलबी की डिग्री की है तो वो यूके में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये वाला प्रिंसिपल तो आप समझ गए हैं। यहाँ पे जो पहला वाला जो सवाल था कि क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है, ये तो आप समझ गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट 2 क्वालिफिकेशन दैट शी रिक्वायर टू प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसा बताओ, कोई क्वालिफिकेशन बताओ, कोई भी 2 क्वालिफिकेशन बताओ जो कि इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। या तो एलएलबी की डिग्री आपने कोई इंडियन यूनिवर्सिटी से ली है, या फिर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को कर लिया है, या आप 21 साल की उम्र के हैं, कोई भी 2, आपको कोई भी 2, एनी 2 क्वालिफिकेशन लिखना है। यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन मांगी तो आपको कोई भी 2 क्वालिफिकेशन लिखना है जो कि नेसेसरी है इंडिया में अगर आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे आप कोई भी 2 क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, व्हेन कैन अ सीनियर एडवोकेट बी अपॉइंटेड अंडर द नालसा रेगुलेशन, कब हम एक सीनियर एडवोकेट को नालसा रेगुलेशन में अपॉइंट कर सकते हैं। एक सीनियर एडवोकेट तभी जाके केस लड़ता है, कोई भी नालसा मतलब जो फ्री लीगल एड वाले जब भी केसेस आते हैं तो एक सीनियर एडवोकेट को हम तभी केसेस देते हैं जब वो केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग केस हो या कोई सीरियस बहुत ज़्यादा राइट का इशू हो, तो सीनियर एडवोकेट को हम लोग बोल देते हैं। The services of senior advocate may be availed if the chairman of legal service institutions form an opinion to an effect in the cases of great public importance and where serious threats to life and liberty of an applicant exist। ठीक है, ये एक सीनियर एडवोकेट को हम तभी बोलेंगे जब एक तो चेयरपर्सन जो होंगे लीगल सर्विसेज के वो खुद सीनियर एडवोकेट से बोले कि देखो भैया ये बहुत ही ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला केस है और यहाँ पे किसी इंसान के सीरियस लाइफ लिबर्टी वाली बात है और ये हम सीनियर एडवोकेट को देना चाहते हैं क्योंकि सीनियर एडवोकेट हो सकता है इस केस को जीत जाए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, तो यहाँ पे जो चेयरमैन होंगे लीगल सर्विसेज के वो बोलेंगे तो सीनियर एडवोकेट के पास में केस चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन अ कंट्री जिनपा टू गिव एन इफेक्ट टू अ ट्रीटी इट वाज पुट बिफोर द लेजिस्लेचर फॉर अ वोट ऑफ मेजॉरिटी, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट एंड द पर्पस बिहाइंड सच फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन है बहुत सिंपल लेकिन यहाँ पे हल्का सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन हल्का सा यहाँ पे ट्विस्ट हुआ है। ठीक, ट्विस्ट क्वेश्चन में इन्होंने कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इन अ कंट्री जिन पार टू गिव एन इफेक्ट टू अ ट्रीटी इट वाज पुट बिफोर अ लेजिस्लेचर टू वोट फॉर एन मेजॉरिटी, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ कंसेंट एंड द पर्पस बिहाइंड द फॉर्म ऑफ कंसेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। दो कंट्री मान लेते हैं, ठीक है, अभी हमें दो कंट्री माननी होगी और मैं कंट्री के नाम अभी ए और बी रख देता हूं। ठीक है, ए या बी रख देता हूं, या और भी अच्छे से अगर आपको मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तो सबसे अच्छा इंडिया और पाकिस्तान रख दो, यहाँ पे आपको तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान की कोई मीटिंग चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया और पाकिस्तान की कुछ मीटिंग चल रही है। अब इन दोनों की एक बायलैटरल मीटिंग मतलब दोनों के अपने अपने लीडर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इन दोनों की क्या थी, एक बायलैटरल मीटिंग थी, बायलैटरल मीटिंग। और इस बायलैटरल मीटिंग में क्या होता है, जो इंडिया का जो कंसर्न पर्सन होता है, जो इंडिया का जो डिप्लोमेट होता है, ठीक है, इंडिया का जो पर्सन होता है ए और पाकिस्तान का जो पर्सन होता है बी, ये दोनों कुछ ट्रीटी साइन कर देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कुछ ट्रीटी पे साइन करते हैं, ये दोनों कुछ अग्रीमेंट पे साइन करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कुछ ट्रीटीज पे साइन करते हैं, कुछ ट्रीटी कुछ अग्रीमेंट पे ये दोनों कंट्री साइन करती है। ठीक है, अब जब दो देश मिल रहे हैं, दो देश की मीटिंग्स हैं, जब दो देश मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ अग्रीमेंट साइन करेंगे। आप लोग न्यूज में देखते हो ना कि मोदी जी मिल रहे हैं, आज ये प्रस्ताव पे साइन हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, ये अग्रीमेंट साइन कर दिए। तो ये दोनों कुछ अग्रीमेंट या कुछ ट्रीटी पे साइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया से एक इंसान ने यहाँ पे इस ट्रीटी पे साइन कर दिया कि ठीक है भैया हम इस बात को लागू करेंगे, आज से हमारे रिलेशन में ये चीजें होती है। इंडिया ने ये ट्रीटी साइन कर दी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो इंडिया है, इंडिया का ये जो पर्सन है ए, ये ए गया और ए क्या कर रहा है, ए इसको लेजिस्लेचर में इस ट्रीटी को लेके जा रहा है। लेजिस्लेचर इन द सेंस यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, पार्लियामेंट में इस ट्रीटी को टेबल किया, पार्लियामेंट में इस ट्रीटी को टेबल किया। अब जब ए इस ट्रीटी को पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट को क्या करना होगा, पार्लियामेंट को इस ट्रीटी को पास करना होगा। और जैसे ही पार्लियामेंट ने इस ट्रीटी को पास कर दिया, जैसे ही पार्लियामेंट ने बोला कि हाँ इस ट्रीटी पे हमें मंजूर है, फिर ये ट्रीटी लागू होगी। तो ये क्या हुआ, कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन। यहां पे क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी पे साइन कर दिया, लेकिन ए जो है, ए गया अपने लेजिस्लेचर, अपनी पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट में इस ट्रीटी को टेबल किया और पार्लियामेंट ने इसे मेजॉरिटी से पास किया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कंसेंट बाय रेटिफिकेशन। अब एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन अब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ जाएगी। इन अ कंट्री जिन पावर टू गिव इफेक्ट टू अ ट्रीटी इट वाज पुट बिफोर अ लेजिस्लेचर, इट वाज पुट बिफोर अ लेजिस्लेचर
प्रेशर फॉर अ वोट ऑफ मेजोरिटी। जिनपा जो कंट्री है वहां से किसी मेंबर ने एक ट्रीटी पे साइन कर दिया। उस ट्रीटी पे साइन करने के बाद में, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन करने के बाद में वो आए और उन्होंने अपनी कंट्री की पार्लियामेंट में उसको टेबल किया और पार्लियामेंट ने उसको क्या किया, पार्लियामेंट को अब उसको मेजॉरिटी से पास करना है। तो आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ कंसेंट, सबसे पहला है कि ये क्या कौन सा कंसेंट है, ये कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन, कि ट्रीटी साइन करने के बाद में उसको पार्लियामेंट में जब टेबल किया जाता है और पार्लियामेंट में उसे मेजॉरिटी से जब पास किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ कंसेंट में, आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड द पर्पस बिहाइंड द फॉर्म ऑफ कंसेंट, और ऐसा कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन क्यों लेते हैं। इसका पर्पस यही होता है कि क्या ये जो ए है, ये ए सही पर्सन था कि नहीं था इस ट्रीटी को साइन करने के लिए। मान लो अगर ए ने जो ट्रीटी साइन की है अभी, अगर वो सही पर्सन था तो पार्लियामेंट उसे फटाफट साइन कर देगी, सरकार की मेजॉरिटी है। और मान लो कि पार्लियामेंट उसको मेजॉरिटी से पास नहीं करती है, तो फिर समझ में जाएगा कि जो ए है वो सही पर्सन नहीं था और पार्लियामेंट और सरकार इसकी बात नहीं मानती है। ठीक है, सो यहाँ पे पर्पस क्या था, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कंसेंट बाय रेक्टिफिकेशन। दिस वाज इनिशिएटेड एज अ मेजर टू इंश्योर दैट रिप्रेजेंटेटिव हु साइंड अ ट्रीटी हैड ड्यू अथॉरिटी बाय सीइंग वेदर द स्टेट अग्री टू रेटिफाई द सेम। यहाँ पे जिस इंसान ने उस ट्रीटी को साइन किया है उस इंसान के पास में अथॉरिटी है भी या नहीं, उसने साइन तो कर दिया। अब अगर उस इंसान के पास अथॉरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की पार्लियामेंट उसको पास कर देगी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये मैंने आपको चैप्टर में भी बहुत ध्यान से समझाया था, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। जब मैं आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे रहा था तब भी मैंने इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोगों को बताया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, by passing of which legislation was the right to free legal aid under Article 39A made available to the citizen? Name the judges associated with the movement of legal aid by state in India. ठीक है, जो आर्टिकल 39A है जिसमें फ्री लीगल सर्विसेज, जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है, इस आर्टिकल 39A को कौन से एक्ट ने, पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट बनाया है जिसके कारण आर्टिकल 39A वाली राइट को एक्सरसाइज कर पाए। तो पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया, इसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है। अब फ्री लीगल एड से कौन से जजेस का हाथ है, मतलब कौन से जजेस ने इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, उनके नाम बताइए। तो उसमें हम देखते हैं जस्टिस कृष्णन अय्यर और जस्टिस PN भगवती। ठीक है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो मोर और एवर ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन फैक्चुअल है। फैक्चुअल इन द सेंस जजेस के नाम आपको अनएक्सपेक्टेड थे कि जजेस के नाम कभी पूछेगा नहीं। बाकी आर्टिकल 39A और इस एक्ट को तो बहुत अच्छे से ध्यान कर ही लेना। ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 39A और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इन दोनों का जो तालमेल है ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 39A वाले आर्टिकल को भी पढ़ना और इसको भी पढ़ना। डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट या फिर आर्टिकल 39A से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आना ही है। ठीक है, जो जजेस थे वो अनएक्सपेक्टेड थे, तो उनके जजेस के नाम एक बार आपने देख लिए, वो बहुत है। लेकिन आपको ये आर्टिकल 39A और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ये वाली चीज तो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए। ये भी थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द सिटीजन ऑफ योडालैंड हैव बीन फेसिंग अ कंटिन्यूअस एंड अ ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन इन फॉर्म ऑफ स्लेवरी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब एक कंट्री है योडालैंड, उस कंट्री में क्या हो रहा है, उस कंट्री के जो लोग हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, वो स्लेवरी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। द नेबरिंग कंट्री बोरोवे, अब ये जो कंट्री है योडालैंड, इसके बगल वाली जो कंट्री है बोरोवे, ये क्या कर रहा है, द नेबरिंग कंट्री बोरोवे आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ सच ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन decided to take action against such violation in the country Yodaland. There is no treaty between the two countries which give Borove the right to interfere in internal matters of Yodaland, justify the action of Borove.
अब देखो थोड़ा सा जब चीजें अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा लगे और अगर बाउंस बैक करे तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, और अगर ऐसा लगे कि सर पढ़ने के बाद हमको समझ में आ रहा है क्यों इतनी माथापच्ची करना है, तो फिर आगे बढ़ो, अच्छी बात है ना, आगे बढ़ो, आंसर लिखो। लेकिन जब समझ नहीं आए तो ऐसा करना कि दो कंट्री है, ठीक है, अब दो कंट्री है तो ये दोनों कंट्री नेबरिंग कंट्री है, ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, ठीक है, ये कंट्री 1, ये कंट्री 1 और ये कंट्री 2, ये दो देश हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो कंट्री 1 है यहां पे हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यहां हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, और कंट्री 2 सोच रही है कि यहां बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तो ये जो कंट्री 2 है, ये कंट्री 2 यहां पे एक्शन लेने का सोच रही कि हम लेंगे एक्शन, हम कुछ एक्शन लेंगे। क्यों एक्शन लेंगे? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत हो रहे हैं। अब इन दोनों कंट्री के बीच में कोई भी ट्रीटी ऐसी कोई साइन नहीं है कि अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन होगा तो एक दूसरे के इंटरनल मैटर में ये लोग इंटरफेयर करेंगे, एज सच ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं है। उसके बावजूद, ये कोई ट्रीटी नहीं होने के बावजूद जो कंट्री 2 है वो कंट्री 1 में घुस के और ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन है इसको निपटाने की, इसको सुलझाने की कोशिश करती है। तो ये कौन सा इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि जिसमें कोई भी एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करती है ऑन ह्यूमन राइट वायलेशन? ये मैंने आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट वाले चैप्टर में यहां पे मैंने आपको वो प्रिंसिपल बहुत ध्यान से बताया था। अगर आपको वो प्रिंसिपल ध्यान है तो ये क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा है। मैंने इस क्वेश्चन का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको यहां पे समझा दिया है, ठीक है। यहां पे जो प्रिंसिपल है वो है एरागॉम्स का प्रिंसिपल। कौन सा है? एरागॉम्स का प्रिंसिपल, ठीक है। देयर आर सर्टेन ह्यूमन राइट दैट मे कॉन्स्टिट्यूट एरागॉम्स ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट पार्टी। दिस मीन्स दैट देयर आर सम वायलेशन दैट आर सो ग्रेव that any state may take action against such crime regardless of whether they occurred in their jurisdiction or not. All states have shared interest in elimination of such grave violation. ह्यूमन राइट वायलेशन में पूरे विश्व का रहता है, पूरे विश्व का हाथ रहता है कि कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो। अब हर कंट्री ह्यूमन राइट वायलेशन करती है, कोई बात नहीं, कर रही है, करने दो। लेकिन कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन इतने ज्यादा ग्रेव होते हैं कि इसमें कोई भी दूसरी कंट्री आके इंटरफेयर कर सकती है, भले ही वो उनकी कंट्री का इंटरनल मैटर नहीं हो, लेकिन वो दूसरी कंट्री में जाके इंटरफेयर कर सकती है अगर बहुत ज्यादा, बहुत ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन हो तो। और उस प्रिंसिपल का नाम एरागॉम्स दिया गया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे जो नंबर मिलेंगे आपको वो ये शब्द लिखने के और इस शब्द को एक्सप्लेन करने के नंबर मिलेंगे। अगर आपने पूरी पंचायत कर दी और एरागॉम्स नहीं लिखा तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आपने एरागॉम्स लिखा और उसके बावजूद ये थोड़ी पंचायत कम करी तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ जो पूरा खेल है वो इस प्रिंसिपल का है। और ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ चीजें तो बताते जा रहा हूं, वो चीजें वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये जो एरागॉम्स वाला जो प्रिंसिपल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको 39 आर्टिकल 39A और कौन सा एक्ट बताया, आर्टिकल 39A से लिंक करते हुए मैंने आपको एक्ट बताया 1987 का, वो याद करो, उसे याद करो, वो वाला एक्ट। और ये जो एरागॉम्स का है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज मैं आपको बता चुका हूं, इन तीनों चीज में से एक कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। इन तीनों चीज में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब बारी है हम लोग सेक्शन बी को करेंगे। सेक्शन ए हुआ हमारा कंप्लीट। सेक्शन ए में हमने क्या देखा था? सेक्शन ए में हमने 7 क्वेश्चन देखे थे, 7 में से हमको कोई अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे, ये 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन होने वाले हैं ये जो 5 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई कि 7 क्वेश्चन है, 7 में से हमें कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इन 5 में से कोई भी 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन है। क्लियर? ये चीज आप यहां पे समझ गए हैं, ठीक है। अब बारी आती है सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से हमें कोई भी अटेम्प्ट करने हैं 5, लेकिन यहां पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहां पे क्या होना है? यहां पे 3 मार्क्स के यहां पे क्वेश्चन होने हैं। क्लियर है? ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है,
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 को हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है। समीर was awarded a death penalty in year 2010 and the same was not executed until 2016. Identify and mention the provision of article in Indian Constitution under which a remedy is available for such situation. अब यहां ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा सिलेबस को ऐसे फाड़ के बाहर निकल रहा है। मतलब ये वाला क्वेश्चन है तो सिलेबस का ही, लेकिन इसका जो आंसर वाला पार्ट है थोड़ा सा सिलेबस के बाहर है, जो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा। तो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन तो भी इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल की बात की गई है कि हमारे यहाँ डेथ पेनाल्टी का कोई डेथ से रिलेटेड क्या कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है क्या, थोड़ा सा जोर डालो। कोई लाइफ से रिलेटेड कोई आर्टिकल है क्या, राइट टू लाइफ वाला आर्टिकल है क्या, थोड़ा सा उस पर जोर डालो। तो वो वाला तो हमने हमारे सिलेबस का पार्ट ले लिया, लेकिन कुछ इसका एक जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा सिलेबस के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल जो सिलेबस का है उस पर हमारा थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है, अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ओनली बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस मीन्स दैट एनी लॉ that limits or take away right to life and personal liberty must contain a procedure that is fair, reasonable and not arbitrary. ये है हमारे सिलेबस वाला पार्ट। ठीक है कि कोई भी पर्सन से उसका जीने का अधिकार नहीं छीना जाएगा, और छीना जाएगा तो वो एक लॉ के द्वारा छीना जाएगा, और वो लॉ जो है वो पूरे कंप्लीट प्रोसीजर से बना होना चाहिए, वो प्रोसीजर आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। ये है, आपको ये ध्यान रखना है जो यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा आर्टिकल है जो इस डेथ वाले उससे, जो इस लाइफ वाले उससे जो लिंक कर रहा है वो ये है। अब यहाँ पे डेथ वाली बात की गई है, अगर आपको एकदम से अब डेथ वाली कोई चीज ध्यान नहीं आ रही, डेथ का उल्टा क्या है, लाइफ। क्या राइट टू लाइफ का कोई आर्टिकल है, बिल्कुल है, आर्टिकल 21 है। ऐसे करके आपको लिंक करना है थोड़ा सा चीजों को, हमें आपको आपकी जो गाड़ी है उसको आपको यहाँ पे डेथ पे नहीं अटकानी है। डेथ से कोई चीज समझ नहीं आ रही है, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो उस चीज का जस्ट अपोजिट में जाओ। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो इस चीज का जस्ट अपोजिट में जाओ, और उस अपोजिट वाली चीज का क्या कोई तालमेल है, उस अपोजिट वाली चीज के थोड़े से एंगल देखो, ऑटोमेटिकली आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे और कौन कौन सी रेमेडी है, अगर डेथ पेनाल्टी मिल गई तो वो आगे अपील कर सकता है। फिर यहाँ पे इंडियन पीनल कोड का बताया गया कि इंडियन पीनल कोड जो है, इंडियन पीनल कोड में डेथ पेनाल्टी के बारे में बताया गया कि कौन कौन से क्राइम में डेथ पेनाल्टी हो सकती है। ठीक है, और अगर वो अपील कर सकता है अगर उसका पीरियड, जो वेट पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा का है, तो ये जो वेट पीरियड है जो 5 साल से ज्यादा का है ये अभी आपके कोई काम का नहीं है। तो ये जो मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा जो सिलेबस के बाहर इधर उधर डगमगाया है उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको लेके घबराना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे क्राइम्स के डेथ बताया गया है कि अगर आपने क्राइम किया तो आपको डेथ पेनाल्टी मिलेगी, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आईपीसी के हम लोग डिटेल में अभी नहीं गए हैं, क्लास 12th लेवल पे आपको आईपीसी के डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन 2009 सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 was declared invalid and unconstitutional by Delhi High Court to protect the right to privacy and non-discrimination and liberty of lesbian, gay, bisexual and transgender people. But in 2013, Supreme Court reversed the High Court decision. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे एक स्टोरी के फॉर्मेट में एक मैं छोटा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये जो भी हमने पढ़ा है। अब जब क्वेश्चन बड़ा हो रहा है और क्वेश्चन बाउंस बैक कर रहा है तो उस क्वेश्चन को आधे पढ़ने के बाद में आप फ्लो चार्ट बनाएं, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। 2009 में क्या हुआ, 2009 में ये जो सेक्शन 377 है, इस सेक्शन 377 को हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। सेक्शन 377 को हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सेक्शन 377 किस बारे में है, सेक्शन 377 है गे की राइट्स, लेस्बियन राइट्स,
ट्रांसजेंडर राइट्स, इनके राइट्स के बारे में ये वाला थोड़ा सा इनसे रिलेटेड है, ठीक है। आप ये समझ लो कि सेक्शन 377 लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर इन सबसे रिलेटेड है। हमें सेक्शन 377 के डिटेल में नहीं जाना है, क्वेश्चन सेक्शन 377 के डिटेल में नहीं आएगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ये यहाँ पे एक स्टोरी का फॉर्मेट, आप इस स्टोरी को समझने की कोशिश करें कि 2009 में जो सेक्शन 377 है उसको हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इंडिया में जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है। अब अगर किसी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने अर्जी डाल दी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने रिव्यू पिटीशन डाल दी। तो 2013 में क्या हुआ, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो हाई कोर्ट ने जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था वो गलत किया है और सेक्शन 377 कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सेक्शन 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। किसने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है? 2009 में सेक्शन 377 को हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। 2013 में सेक्शन 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। बहुत नॉर्मल बात है, बहुत मामूली बात है, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां तक का क्वेश्चन हो गया हमें क्लियर। ये वाली स्टोरी को तो मैंने यहाँ पे एज सच लिख लिया है, जिससे कि आपको ये सारी चीजें हो गई है क्लियर। अब क्या बताया गया है? अपूर्वा एंड किरण were convicted under section 377 in the year 2011. Stating the relevant constitutional provision, explain if the convention can be upheld in the law. अब क्या होता है, जो अपूर्वा और किरण, ये जो लेडी रहती है, ये 2011 में इनको कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है। इनको कन्विक्ट किया जाता है सेक्शन 377 के तहत, मतलब इनको कन्विक्ट किया जाता है बाद में, लेकिन ये 2011 में इनके कुछ रिश्ते थे और फिर इनको Apurva and Kiran were convicted under section 377 in the year 2011, stating relevant constitutional provision. Explain if the convention can be upheld in the law. 2011 में क्या होता है? 2011 में अपूर्वा और किरण को कन्विक्ट किया जाता है कि तुम दोषी हो, सेक्शन 377 लीगल है हमारी कंट्री में और आपके पास ये कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ये सही है या गलत है? अब अगर देखो तो 2009 में क्या हुआ था? 2009 में सेक्शन 377 को हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो 2009 से लेके 2013 तक तो सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ना, मतलब इसके बीच में इन लोगों के पास में अधिकार थे, लेस्बियन के राइट्स थे। अब इस बीच में अगर कुछ होता है तो आप उसे कैसे सजा दोगे? आप उसे सजा दे ही नहीं सकते, क्योंकि इस दौरान क्या है, इस दौरान तो सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा हुआ है। तो इस बीच में अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको क्राइम की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। आपको अगर किसी को दोषी मानना है तो आप 2013 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में मानिए। जब तक ये डिसीजन नहीं आया था तब तक तो इन लोगों के पास में राइट थे ना, तो आप इनको कैसे दोषी मान सकते हो? समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई कि मैं यहाँ पे इतनी देर से क्या पंचायत कर रहा हूं, क्या स्टोरी बना रहा हूं, क्या बता रहा हूं, समझ में आया? तो ऐसे कुछ फ्लो चार्ट में लिख लिया करो। अब इसका आंसर क्या है? Article 20 provides that no person can be convicted for the commission or omission of an act that does not amount to any offense by law in force of time of such act. आर्टिकल 20 जो हमारे संविधान का है, जो फंडामेंटल राइट है, वो ये बोलता है कि आप कोई भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते हो कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि उस समय पे गुनाह ही नहीं हो। अब 2011 में तो सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो ये उस समय गुनाह ही नहीं था, तो आप इसको कन्विक्ट कैसे करोगे? ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 20 ने बोला है। As in the year 2009, section 377 was declared unconstitutional by Delhi High Court. The conviction of Apurva and Kiran cannot upheld in law. आप अपूर्वा और किरण को कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं, ये कानून ने मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि जिस समय पे ये 2011 की बात है और 2011 में सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। क्लियर है? समझ में आया?
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं, यहां पे बस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है। आपको पता है कि लीगल स्टडीज में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लीगल स्टडीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो थोड़े से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहां पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगी जाती है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल 20 बताओ, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां पे आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगी जाएगी, और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी कब आएगी, जब आपने बुक को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया होगा, तब आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ पे दो पार्ट अवेलेबल हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, अब हमें ए और बी दो क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर करना है, और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है बुक तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। या तो देखो लीगल स्टडीज में आपको बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको फैक्ट से भी वेल वर्स्ड रहना है, साथ ही साथ आपको कंसेप्ट से भी वेल वर्स्ड रहना है। यहां पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है अंडर विच एग्रीमेंट एंड ट्रीटी इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू लिबरलाइज द लीगल प्रोफेशन। कौन से अग्रीमेंट और कौन से ट्रीटी से इंडिया हम एक्सपेक्ट करते कि हम हमारे लीगल प्रोफेशन को थोड़ा सा ओपन अप करेंगे, थोड़ा सा हम लिबरलाइज करेंगे। तो हमने इंडिया हैज साइंड द WTO ट्रीटी लीडिंग टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू लिबरलाइज द लीगल सर्विस सेक्टर अंडर गैट्स, जनरल ट्रेड ऑन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। ठीक है, सो ये रहा अंडर गैट्स के तौर पे इंडिया को अपना ये जो लीगल वाला प्रोफेशन है इसको लिबरलाइज करना होगा। मोर और एवर ये जो क्वेश्चन था इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, पूरा का पूरा फैक्ट्स पे बेस्ड है। There are many contrary position taken by High Court when it comes to liberalize the legal position in India. अब यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे हाई कोर्ट है उसने अलग अलग पोजीशन ली है विथ रिगार्ड्स टू लीगल प्रोफेशन को जो लिबरलाइज करने वाली बात है। तो हमारे हाई कोर्ट ने अलग अलग पोजीशन ली है, उसको एक्सप्लेन करो। अब इसका क्या है, इसका बुक में एक पूरा पैराग्राफ दिया है, और इन्होंने क्या किया है, बस उसी से क्वेश्चन उठा लिया, और आपसे अब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप उस पैराग्राफ को छाप दो। तो ये संभव नहीं है, मतलब अब क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा, तो वही आप एक बार रीड कर लो। लेकिन अब वर्ड टू वर्ड हम उसे नहीं छाप सकते ना, कि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला हाँ भैया लीगलाइज कर दो, फिर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला इस लीगलाइज मत करो, लिबरलाइज मत करो, बॉम्बे बोल रहा है कर दो, मद्रास बोल रहा है मत करो। तो अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिए हैं। सो हम इसको मतलब एकदम आप समझ रहे हो ना, हम एकदम वैसा नहीं कर सकते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब सीबीएसई को इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि वो ये एक्सपेक्ट करे कि आप पूरे के पूरे वो जो पैराग्राफ में जो चीजें लिखी थी वैसी की वैसी उठ के आ जाए। ठीक है, सो अभी हम क्या कर सकते हैं, सिंस आपके पास में समय है तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे बेस्ट है जो ये है कि आप थोड़ा सा पढ़ो, आप चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ो, आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से करो। आपका एकमात्र सिद्धांत आप ये रख लो, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो हम एक चीज रख सकते हैं, रीड योर बुक एटलीस्ट 5 टाइम। बुक रीडिंग जो आपकी लीगल स्टडीज की बुक है, बुक रीडिंग आपको कम से कम आपकी बुक को पेपर से पहले 5 बार पढ़ना होगा, 5 बार। और वो भी ऐसा नहीं कि रीडिंग कर रहे हैं, समझना होगा। यहाँ पे रीडिंग मतलब समझना है, पढ़ के समझना है। अगर आपने अपनी बुक को 5 बार पढ़ लिया आपके पेपर से पहले, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको आंसर बन जाएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, Miss Hazra, the petitioner secured a BLLB degree from Bachelor's of Law degree from Calcutta University. She was refused enrollment as a pleader. She challenged this in High Court of Patna. What was the decision of Patna High Court in year 1992 regarding Miss Hazra's petition and how was the revolution brought about in this system? अब आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा वही है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर किसी ने बुक पढ़ी होगी
तो उसको इसका आंसर बन जाएगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। आपको भी पता है कि पहले हमारे यहाँ जो प्लीडर्स होते थे वहां महिलाओं की एंट्री नहीं थी। जो लॉ एज ए प्रोफेशन है वहां पे महिलाओं की एंट्री नहीं हुआ करती थी। आप पढ़ लो, बस उतना ही था। आप एक, लेकिन हम जो बोलते हैं ना करियर बनाने वाली बात है, वो यहाँ पे नहीं होती थी। ठीक है, आप बस पढ़ सकते हो, लेकिन आप वकील के तौर पर, आप मतलब प्लीडर के तौर पर आप प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो जब मिस हजरा जब गई अपना एनरोलमेंट करवाने तो उनको मना कर दिया गया। लेकिन 1992 में यहाँ पे चेंजेस लेके आए गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंजेस लेके आए गए। इस प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस लेके आए गए। जैसे कि एक समय पे हम देखते हैं कि पूरी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। हर प्रोफेशन में, हर डोमेन में हम लोग देखते थे कि महिलाएं इतनी आगे नहीं आती थी। तो सेम लॉ वाले उसमें भी था। अब हर प्रोफेशन में रिफॉर्म हुए तो लॉ वाले प्रोफेशन में भी रिफॉर्म हुए। और ये सिंपल आपकी बुक से उठाया गया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने आपकी बुक को पढ़ा होगा तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। मिस हजरा वॉज रिफ्यूज एनरोलमेंट एज अ प्लीडर। शी चैलेंज दिस इन हाई कोर्ट ऑफ पटना. The court ruled that section of Legal Practitioner Act referred to males and not only the females. Since 1793, no women have never admitted on role of pleader. यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है वो ये बताता है कि सिर्फ मेल इनरोल कर सकते हैं, विमेन इनरोल नहीं कर सकते। और आज तक किसी भी महिला ने इलेक्ट, वो जो रोल आती है, ठीक है, जो रोल्स आती है जिसमें वकील अपना वो सारा नाम वाम सब वो लिखते हैं, उस रोल में आज तक कोई भी प्लीडर नहीं आई। तो मिस हजरा भी नहीं आ सकती। लेकिन टू रिमूव द डाउट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ वुमेन टू बी इनरोल्ड एंड टू प्रैक्टिस एज लीगल प्रैक्टिशनर, द लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन एक्ट ऑफ 1923 was enacted to expressly provide that no woman could only by reason of her sex disqualified from being admitted or enrolled as a legal practitioner or from practicing as such. ठीक है, लेकिन ये जो है 1923 में ये एक्ट लेके आया गया, लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन एक्ट, और इसमें ये बताया गया कि वुमेन भी आ सकती है, वुमेन भी प्लीडर के तौर पे क्या कर सकती है, इनरोल कर सकती है। कोई भी महिला को आप इसलिए प्लीडर के तौर पे आप उसे इसलिए उसमें नहीं, उस लिस्ट में उसका नाम इसलिए नहीं आप डाल रहे हैं कि वो महिला है, तो ये गलत होगा। ठीक है, आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि सिर्फ पुरुष का नाम होगा, सिर्फ महिला का नाम होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। हाँ, कोई महिला का नाम अगर वो कैपेबल नहीं, आप उसलिए डाल रहे हैं, उसलिए नहीं लिख रहे हैं तो चलेगा, लेकिन क्योंकि वो महिला है इसलिए आप उसका नाम नहीं लिख रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। तो ये जो बदलाव है 1923 में लेके आया गया। बट अर्ली टाइम्स में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही इसमें इनरोल करते थे। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। Now, why does legal aid stand first in the species of human right? ये जो लीगल एड है इसको हम सबसे पहले क्यों बोलते हैं कि ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट है, तो वो लीगल एड है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिना लीगल एड के कोई भी चीज संभव नहीं है। सारी राइट्स जो हैं वो लीगल एड से ही आती है। आप कितना भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला लो कि हमने इतने ह्यूमन राइट्स दे दिए, इतने ह्यूमन राइट्स दे दिए, लेकिन अगर उस ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो और वो इंसान कोर्ट नहीं जा सकता तो क्या होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फ्री लीगल एड, जो लीगल एड है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट है, क्योंकि कोई इंसान कोर्ट ही नहीं पहुंच पा रहा है तो वो दूसरी ह्यूमन राइट की क्या रक्षा करेगा। जो लीगल एड वाली बात है वो सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे बाकी सारे ह्यूमन राइट्स है, लेकिन ये सबसे ऊपर है। क्लियर है, एक बार रीड कर लेते हैं। एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक से सीधा सीधा उठाया गया है। एक बार रीड कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, बाकी ऐसा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। Mere declaration and passing of resolution about human rights are not enough. The guarantee for enforcement of these rights is equally essential. Human rights are only mere pious declaration without legal aid. They become lucrative only when they are enforced. The right to legal aid enables accomplishment of these human rights and make them worthwhile for the poor masses in the world. Hence, it will not be incorrect to say right to legal aid stand first in the species of human right. यहाँ पे यही वाली चीज बताई गई है कि बहुत सारे राइट होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये जितने भी राइट्स हैं ये राइट्स तभी सक्सेसफुल है अगर किसी के पास लीगल एड है तो। ठीक है, अगर लीगल एड ही नहीं हुआ फिर भले ही आपने ये सारे राइट्स दे दिए, लेकिन अगर आप कोर्ट ही नहीं जा सकते तो इन राइट्स का हम लोग क्या करेंगे। क्लियर है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ
ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, फैक्चुअल सा क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसको समझते हैं। Mention any 6 categories of person entitled to receive free legal aid under the provision of Legal Services Authority Act. कोई भी 6 कैटेगरी यहाँ पे लिखने की बात की गई है कि कोई भी 6 कैटेगरी लिखिए जिसको कि फ्री लीगल एड दी जाएगी अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। तो आपकी बुक में बहुत सारी कैटेगरी दी है, आपको कोई भी 6 कैटेगरी लिखनी है। जैसे एक तो एससी और एससी कैटेगरी हो गई, एक हम लिख सकते हैं विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार, ठीक है। एक कोई वुमेन और चाइल्ड, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली चीज आप लिख सकते हैं, ठीक। एक इंडस्ट्रियल वर्कमैन लिख सकते हैं हम लोग, एक कोई ऐसा पर्सन लिख सकते हैं जिसको कोई एथनिक वायलेंस हुआ, मास डिजास्टर से पीड़ित है, किस किस को फ्री लीगल एड दी जाती है, ये आप कोई 6 कैटेगरी के नाम लिखे। तो आपको कोई भी 6 कैटेगरी के नाम लिखने हैं, ये आपकी बुक में सारी चीजें मेंशन एकदम सिंपल है। ये वाली चीज फैक्चुअल है तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो मैं आपको वो वाली चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से बता रहा हूं जिसमें कि कंसेप्ट लग रहे हैं। अब वो वाली चीज जो फैक्ट वाली है उसको मैं यहाँ पे पढ़ के सिर्फ आपका ही समय बर्बाद होगा, ठीक है। ये तो आप लोग डायरेक्ट बुक में से भी देख सकते हैं ना, ठीक। सो इन चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिए ये जो 6 कैटेगरीज वाली बात है, फ्री लीगल एड वाली है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। तो इस वाली चीज को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हो सकता है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा हैं। तो जहां जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, जहां जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में, साथ ही साथ मैं आपको वो भी बताते चल रहा हूं कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन नंबर 14 को हम यहाँ पे समझते। तो क्वेश्चन को देखो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, These bodies were established by Legal Services Authorities Amendment Act 2002 for settling dispute concerning public utility services at pre-litigation stage. कौन सी बॉडी के बारे में बात की गई है, सबसे पहले हमें यह जानना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए क्या बता रहा है, ए बोल रहा है आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अबव लाइंस। तो अबव लाइंस में कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। These bodies were established by Legal Services Authorities Amendment Act 2002। कौन सी बॉडी है जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 2002 के द्वारा बनाई गई, ये पहला क्लू है। मान लो इस क्लू से या तो समझ में आ ही जाएगा आपको, लेकिन नहीं आया तो हमें दूसरा क्लू पे जाना पड़ेगा। दूसरा क्लू क्या है, फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट कंसर्निंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एट प्री लिटिगेशन स्टेज। प्री लिटिगेशन स्टेज पे कौन सी बॉडी बनाई गई जिसको कि प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही डिस्प्यूट सुलझाए जा सके, ये है दूसरा क्लू। तो इन दोनों क्लू में से वन और में से आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में आया होगा। एक तो डायरेक्ट ये कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत कौन सी बॉडी बनाई गई, सिंपल है, किसी को बन गया। और वो नहीं बना तो प्री लिटिगेशन स्टेज, मैंने प्री लिटिगेशन स्टेज को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया है जब भी मैं आपको समझा रहा था। जब आप रेगुलर वाले वीडियोस देखेंगे अपने, तो उसमें प्री लिटिगेशन स्टेज पे मैंने अंडरलाइन किया गया है कि प्री लिटिगेशन स्टेज पे कौन सी बॉडी है जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा रही है। ध्यान करो कौन सी बॉडी है। और दूसरा क्या है, एनलिस्ट एनी 4 सर्विसेज कंसर्न्ड अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो कोई भी 4 सर्विसेज बतानी है जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आती है। सबसे पहले परमानेंट लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत सेटलअप की गई थी। ये जो बॉडी है ये है परमानेंट लोक अदालत। एक आंसर हो गया परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत से क्या हुआ, परमानेंट लोक अदालत एक वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो कि प्री लिटिगेशन से पहले, कोर्ट रूम जाने से पहले अगर चीजें पहले ही सुलझा ली जाए तो ज्यादा अच्छा है, कोर्ट का भी समय बचेगा। और ये सारी चीजों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो परमानेंट लोक अदालत इज द आंसर फॉर दैट, क्लियर है। देन
पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मींस, अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज को हमने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में डाला, तो या तो कोई पानी, बिजली, इनकी कोई समस्या है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है, कोई हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से संबंधित है, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाली संबंधित है, कोई पोस्टल टेलीग्राफ टेलीफोन वाली संबंधित वाली चीजें हैं, इनको हमने किसमें, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इनको कैटेगराइज किया गया है। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर द बुक, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बुक का, क्लियर है। इसी के साथ हमने क्या समाप्त किया है इसी के साथ हमने समाप्त किया है सेक्शन नंबर बी भी। सेक्शन नंबर बी भी आपका हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। सेक्शन बी में क्या था, सेक्शन बी में हमने देखा था कि 7 क्वेश्चन थे, 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने थे, और ये जो 5 क्वेश्चन थे ये 3 मार्क्स के थे, ये 3 मार्क्स के थे, ये हमने सेक्शन बी में पढ़ा, क्लियर। अब बारी आई है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है, कोई भी चार क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन 4 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करना है, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। और ये जो सेक्शन नंबर सी है, इन सेक्शन नंबर सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो बड़े बड़े हमें थोड़े से आंसर यहाँ पे लिखना है, क्लियर है। सेक्शन ए हमने किया, सेक्शन बी हमने किया, अब हमें हमारे फाइनल स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे क्या है, फाइनल स्टेज पे बड़े बड़े आंसर है, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है और 5 मार्क के क्वेश्चन होने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ए अगेंस्ट whom an action for fundamental rights violation can be taken, ठीक है। अब मतलब जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें ए बी सी करके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए जो है वो ये पूछ रहा है, अगेंस्ट होम एन एक्शन फॉर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन कैन बी टेकन। जो फंडामेंटल राइट्स वायलेशन है उसमें जो एक्शन लिया जाता है वो किसके अगेंस्ट लिया जाता है, एक्शन स्टेट दैट इज गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लिया जाता है। कई बार गवर्नमेंट भी लोगों की फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करती है, और कई बार इंडिविजुअल भी। इंडिविजुअल कैसे, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात है, ठीक है, कोई किसी को अगवा कर रहा है, कोई किसी को बेच रहा है, तो ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो गया। और स्टेट के अगेंस्ट क्या हुआ, स्टेट के अगेंस्ट हुआ राइट टू एजुकेशन वाला, कि सरकार एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। जो आर्टिकल 21A बात करता है कि 6 से 6 to 14 ईयर्स वाले जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स आर मोस्टली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड इन सम केसेस अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स स्टेट और प्राइवेट पर्सन दोनों के अगेंस्ट होता है, दोनों के लिए काम की चीज होती है, ठीक, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 का बी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी बोल रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इफ अ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड इन फॉलोइंग सिचुएशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड एक्सप्लेन द राइट वायलेटेड इफ एनी। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम आपको अलग अलग सिचुएशन देंगे, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी। इन सिचुएशन में हमें देखना है कि क्या कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है, साथ ही साथ हमें एक उस राइट को एक्सप्लेन भी करना है कि कौन सी राइट वायलेट हो रही है, साथ ही साथ हमें रीजंस भी देने हैं, यहाँ पे रीजंस भी देने हैं, भूलना नहीं है। 5 मार्क के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा रीजंस वगैरह, राइट्स वगैरह पूछे जाएंगे यहाँ पे हमसे, ठीक है। सो पहला क्या है, पहली सिचुएशन क्या है, रजनी, a girl living in a village in Chhattisgarh, is unable to attend school because there is no school in her village or neighboring villages. जो रजनी है वो छत्तीसगढ़ के गांव में रहती है, लेकिन वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रही है। क्यों अटेंड नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके गांव में और उसके आइट साइड वाले जितने भी गांव हैं वहां पे कोई स्कूल नहीं है। तो क्या यहाँ कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई, बिल्कुल हुई। कौन सी हुई, आर्टिकल 21A वाली फंडामेंटल राइट वायलेट हुई। आर्टिकल नंबर 21A क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू एजुकेशन वाला। यस, right to education under Article 21A has been violated. Article 21A provides the state shall provide free and compulsory education to all children of age group of 6 and 14 years in such a manner as state may by law determine.
आपको यहाँ पे आर्टिकल 21A पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21A में ये जरूर बताना है कि आर्टिकल नंबर 21A किस बारे में बात कर रहा है। अब क्योंकि पूरे वर्ड टू वर्ड आर्टिकल याद होते नहीं है, सो आप ये लिखेंगे यस, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A हैज बीन वायलेटेड। आर्टिकल नंबर 21A प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे 6 to 14 ईयर्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पूरा वर्ड टू वर्ड अगर आपको ध्यान नहीं होता है तो भी चलेगा। क्लियर है? सो ये वाली सिचुएशन आपको समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। देन दूसरा क्या है, अमृत वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग अ स्पीच दैट वॉज एम्ड एट इंसिटिंग द पीपल टू कमिट वायलेंस। अब अमृत एक स्पीच दे रहा था और उस स्पीच से क्या हो रहा था, लोगों में हिंसा बढ़ रही थी, वो वायलेंस फैला रहा था। तो अमृत को रोका गया कि भाई तू स्पीच मत दे। तो ये क्या फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ? जी नहीं, कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ। आर्टिकल नंबर 19 जरूर बात करता है फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 19 क्या बोल रहा है? आर्टिकल नंबर 19 बोल रहा है, रुको, आर्टिकल 19 बात करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में यहां पे बात होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या है, यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ लिमिटेशंस है। यहां पे कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं, लिमिटेशंस है यहां पे अच्छे खासे। ठीक है, लिमिटेशन में क्या है, अब यहां पे जो अमृत है वो अमृत क्या कर रहा है, अमृत अपनी स्पीच से, ये जो अमृत है, ठीक है, अमृत क्या कर रहा है, अमृत अपनी स्पीच से क्या हो रहा है, अपनी स्पीच से वायलेंस फैला रहा है। क्या कर रहा है? वायलेंस हो रहा है। ठीक है, अब इसके बोलने से अगर वायलेंस हो रहा है तो हम इसको बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, और आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे क्या है, यहां पे लिमिटेशंस है। सो एक चीज आपको जो ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स are not absolute, ठीक है, there are certain limitations, there are certain limitations। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे इसमें लिमिटेशन है कि आपको बोलने की आजादी है, आप बिल्कुल कुछ भी बोलो, बोलने की मना नहीं है, आपको बोलने की आजादी है, आपके पास एकदम फ्री स्पीच है, आप फ्री एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन आपके बोलने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके बोलने से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसा बोले, मतलब वही है ना, मधुर वाणी बोलो, बोलना है तो मधुर वाणी बोलो, नहीं तो मत बोलो। तो वही वाली बात है, बोलो तो ढंग का बोलो, कुछ भी ऐसा मत बोलो, देश के विरोध में कुछ भी मत बोलो। तो कुछ लिमिटेशंस है। सो आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, आर्टिकल 19 इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। क्लियर है? आर्टिकल 19 इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। अब हम वही यहाँ पे आंसर को समझ लेते हैं, आंसर को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आंसर क्या लिखा, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई, बस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, यहाँ बात घुमा फिरा के बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कही गई है। नो, आर्टिकल 19 प्रिस्क्राइब्स एंड प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाउएवर दिस राइट इज not absolute and it is subject to reasonable restrictions. The state can reasonably limit or take away the right to freedom of speech and expression when there is a threat to sovereignty and integrity of India or security of the state or friendly relation with the foreign states or public order or decency or morality in relation to contempt of court or defamation or incitement to an offense। ठीक है, सो यहाँ पे वही वाली चीज बताई गई है कि आर्टिकल 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस है।
देश की अखंडता प्रभुता पे बात आएगी, देश की सुरक्षा पे बात आएगी, कोर्ट के ऊपर बात आएगी, हमारे जो रिलेशन है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री ये इस पे बात आएगी, तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। आपको एक चीज और जो याद करनी है, इन पॉइंट्स को लिखते चलो कि आर्टिकल 19 के क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 के जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ डोनेशन इन टेम्पल्स दैट आर यूज्ड फॉर अपकीप ऑफ टेम्पल आर बीइंग टैक्स्ड एंड ट्रांसप्लांट रैकेट, ठीक है। जो टेम्पल में हम लोग जो डोनेशंस वगैरह दे रहे हैं उन पे क्या टैक्स लगाया जाता है? जी नहीं, उन पे टैक्स नहीं लगाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसप्लांट रैकेट वगैरह चल रहा है, मतलब कोई कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह चल रहा है, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। Yes, Article 27 prohibits forcing anyone to pay taxes on revenue that are used in payment of expenses for promotion of maintenance of religion or section. For example, donation in temples that are used for upkeep of temple cannot be taxed. ठीक है, वही वाली बात है, मतलब कि जो डोनेशन जो टेम्पल्स में दिए गए हैं उन पे आप टैक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप एक धार्मिक स्थान पे जो रुपए दे रहे हैं उन पे टैक्स नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे गलत आ गई है, इसको आप इग्नोर मारे, ठीक है। इस वाली चीज को हमें इग्नोर करना है, हमें ऊपर वाली चीज को ध्यान देना है। इतने समझदार हो कि ये वाली चीज आप समझ गए हैं, ठीक है। नाउ फिर फोर्थ वाली सिचुएशन क्या है? फोर्थ वाली सिचुएशन में क्या कहा गया है? रतन सिंह कन्विंस्ड अनएम्प्लॉयड रूरल पीपल टू माइग्रेट टू सिटी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। However, poor people were dumped into an organ transplant racket, ठीक है। ये जो organ transplant racket वाली चीज है ये थोड़ी सी पीछे आ गई थी, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। सो इसको आप इग्नोर करें, उस वाले पोर्शन को आप वहां पे इग्नोर करें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो रतन सिंह है वो लोगों को क्या कर रहा है? वो लोगों को भड़का रहा है, वो लोगों को बोल रहा है कि चलो शहर चलो, शहर में क्या होगा, शहर में हम तुमको रोजगार देंगे। लेकिन वो शहर के बदले उनको क्या कर रहा है? जो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो ट्रांसप्लांट कर रहा है, जो ऑर्गन है वो निकाल निकाल के बेच रहा है। तो यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है? जी हाँ, यहाँ फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही है। यहाँ पे जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23, उसका वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है। Yes, in this situation is violative of right against exploitation. Article number 23 prohibits human trafficking, begar and forced labor. Forced organ transplantation is a right against exploitation. ठीक है, ये right against exploitation है, ये जो चल रहा है ये गलत चल रहा है। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। Now question number 16. शिवम एन एडवोकेट वॉन्ट्स टू बी एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। शिवम क्या है? शिवम एक एडवोकेट है और अब उसको एडवोकेट से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है, ठीक। एडवोकेट है, एडवोकेट से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है। Advise him on the necessary step that he will have to undertake in order to become an AOR and also describe the role of AOR. यहाँ पे ये बताया गया है कि आप बताओ कि शिवम एडवोकेट से AOR कैसे बनेगा और AOR के क्या रोल्स होते हैं। सो AOR हम कहेंगे थोड़ा सा सीनियर लेवल हो जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जब एडवोकेट होते हैं तो हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, और यूजली जब इनिशियल ईयर्स में जब प्रैक्टिस के होते हैं तब हम लोग, आप जैसे अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के अंदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आप अपना नाम कभी यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जब भी केसेस लड़े जाते तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम होते हैं, ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम के नीचे आप लोग काम करते हैं। तो एडवोकेट और एडवोकेट से ऊपर है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इस हायरार्की को आप समझे सबसे पहले। क्लियर है? बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसके क्या मतलब क्या है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के फायदे क्या हैं। कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में होता है कि आप अपना नाम यूज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब भी आप केसेस वगैरह लड़ रहे हैं आप अपना नाम यूज कर सकते हैं। जब तक आप एडवोकेट होते हैं तब तक आप किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में काम करते हैं और आप उस AOR का नाम यूज करते हैं। काम आप कर रहे हो लेकिन आपको उसका नाम यूज करना पड़ता है, ठीक। An advocate on record is an advocate who has passed a qualifying examination conducted by the Supreme Court. ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसे बनते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आप जब उसको पास कर लेते हैं तब आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तब आप AOR बन जाते हैं।
The examination is taken by advocate who has enrolled in bar council for at least 5 years and has completed 1 year training with an AOR of not less than 5 years standing. ठीक है, तो टोटल जब आपने 5 साल के लिए आप इनरोल्ड हो किसी बार काउंसिल में, साथ ही साथ आपने 1 साल क्या किया है, आपने 1 साल किसी AOR के अंदर काम किया है, AOR के अंडर में काम किया है, तब जाके आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और आपने इस एग्जाम को पास कर दिया तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक थोड़ी सी हायर पोजीशन होती है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब रोल क्या है, वही बहुत सारी फैक्चुअल बात है। रोल वही है कि आप जो भी वकालतनामा, जो पिटीशन है, जो एफिडेविट है, वो आप अपने नाम के उस पर फाइल कर सकते हैं, आप अपने नाम से फाइल कर सकते हैं अगर आप AOR बन गए हैं तो। ठीक है, ओनली एन AOR कैन फाइल अ वकालतनामा, अ पिटीशन, एन एफिडेविट और एनी अदर एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट. All the procedural aspects of a case are dealt with the AOR with assistance of a registered clerk. It's the AOR name that appears on the court list. The AOR is held accountable by the Supreme Court for conduct of cases. Any notice and correspondence from the Supreme Court are sent to AOR and not to the party. AOR argues the matter, but frequently they are served in solicitor-like role. ठीक है, जो सारी चीजें होती है वो AOR के नाम पे होती है। वकालतनामा आप AOR के नाम पे करते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप AOR अकाउंटेबल होता है, एडवोकेट तो उसके अंडर काम करता है। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, देन क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, इंडिया एंटर्ड इनटू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट to stop the killing of species of fish. However, this international agreement restricted the right to trade, which is a fundamental right provided under Part 3 of Indian Constitution of certain fishermen by prohibiting killing of the fish. Can this international agreement be enforced in India? Explain in light of constitutional provision and decided cases. अब अगर आपने बुक बहुत अच्छे से पढ़ी हो और आपने मेरे वीडियोस बहुत ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो फिश वाला जो एग्जांपल है, ये हूबहू आपके बुक से उठाया गया है, कुछ भी चीज़ इसमें चेंज नहीं की है, बस आगे ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क आगे ऐड कर दिया गया है, बाकी ये चीज हूबहू आपकी बुक की उठाई गई है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर आपकी बुद्धि चल रही हो, थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो तो इस चीज पे गौर करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया ने एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट में गया, इंडिया ने एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट को साइन किया। उस अग्रीमेंट में ये था कि हम फिशों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम फिशों को मारेंगे नहीं, बहुत इन्वायरमेंट का बहुत नुकसान हो रहा है, तो एक सिचुएशन बनाते हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट था जिसमें इंडिया ने ये साइन किया कि ठीक है भैया, हम लोग मछलियों को नहीं मारेंगे। अब इंडिया ने ये साइन तो कर दिया, इंडिया ने साइन किया मतलब इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उन सबको इस अग्रीमेंट को फॉलो करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फिशरमैन है, ठीक है, जो मछुआरे हैं, उनका तो काम ही यही है कि मछलियों को पकड़ना, उनको मारना और बेचना, उनकी तो रोजी रोटी उससे ही चल रही है। तो ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है इन फिशरमैन की जो राइट है, इन फिशरमैन का जो फंडामेंटल राइट है कि वो अपना रोजगार, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इसको वॉयलेट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में इंडिया क्या करेगा, ये यहाँ पे सवाल है, इस पे आप थोड़ा सा अपना जोर लगाएं। यहाँ पे क्या बताया गया है, Article 51 of Indian Constitution specifically state that states shall endeavor to foster the international law and treaty obligation in dealing of organized people with one another. Under Article 253 of Constitution of India, the Parliament and Union of India have some power to implement treaties and even interfere in the power of state government in order to give power to the provision of these treaties. ठीक है, India generally follows and merely affirming a treaty by way of rectifying it by the assent of the executive unless the treaty require rectification by the way of an act of legislature. In the landmark case of Keshwananda Bharti versus State of Kerala, it was observed that the court must interpret the provision of constitution in light of Charter of United Nations. In case of Magan Bhai Patel versus Union of India, the court held that if a treaty or international agreement restrict the right of citizens or modify the law, the state will require to have a legislative
measure. देखो यहाँ बेसिकली इतना बड़ा आंसर लिख के सीबीएसई आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, मतलब डरना नहीं है। अब इस चीज को मैंने क्या बताया था, जब चीज बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है तो उसको शॉर्ट में कहीं भी फ्लो चार्ट बना लिया करो या कुछ भी कर लिया करो, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, हमने एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है। क्या इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है इंडिया ने। इस ट्रीटी में क्या हो रहा है, इस ट्रीटी में ये हो रहा है कि हम मछलियों को नहीं मारेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, किलिंग ऑफ फिशेस से संबंधित है, ये किलिंग ऑफ फिशेस से संबंधित है, ठीक, किलिंग ऑफ फिशेस। साथ ही साथ अब क्या हो रहा है, ये जो ट्रीटी है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये क्या कर रही है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? फिशरमैन्स की राइट को। जो फिशरमैन की राइट है, फिशरमैन की राइट है कि वो मछलियों को मारे और उसे बेचे, तो ये उनका लाइवलीहुड है, फिशरमैन राइट्स को। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, अब इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अब अगर हमें इस चीज को इंप्लीमेंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था, क्या कहा था, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी हो, वो उस इंटरनेशनल ट्रीटी को अगर इंडिया साइन कर दे और वो इंटरनेशनल ट्रीटी हमारी किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही हो, हमारे सिटीजन्स की किसी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट को, तो हमारी पार्लियामेंट को ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी पे क्या करना होगा, इस ट्रीटी पे लॉ बनाना होगा। लॉ, पार्लियामेंट हैज टू मेक लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट हैज टू मेक लॉ, पार्लियामेंट हैज टू मेक लॉ, पार्लियामेंट हैज टू मेक लॉ, अगर ये किसी की फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो, ठीक है, ये अगर किसी की फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो पार्लियामेंट को कानून बनाना होगा। क्लियर है? अब अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, आपने ये वाली चीज उस 5 नंबर में लिख दी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस वाली चीज को छोड़ के भी आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 नंबर का है। तो आपको भी पता, पेजेस तो हमें उसमें कुछ लिखने पड़ेंगे। अब पेजेस में ऐसा तो नहीं कि हम गाना लिखेंगे, कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लिखना है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये सबसे ज्यादा मेन क्वालिटी कंटेंट था। इसके बाद में आप आर्टिकल 51 लिख दीजिए, आप केशवानंदा भारती केस और ये सारी चीजें लिख दीजिए। लेकिन मेन अगर आपने यही चीज नहीं लिखी और फिर आपने कितने भी पन्ने भरे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये वाली जो चीज मैंने समझाई है, इस वाली चीज को आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है, ये वाली चीज आप समझ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, what is the contribution of UNESCO and WHO to foster greater economic cooperation between nations and create awareness about health issues in various countries of the world? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यूएनएसको और WHO का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि लोगों की, नेशंस के बीच में कॉपरेशन हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, नहीं भी पता होगा तो भी लिख दोगे, मुझे आपके टैलेंट पे भरोसा है। क्योंकि मैं भी जब क्लास में हुआ करता था, जब मैं भी स्कूल में था, तो जब कई बार नहीं पता होता था तो भी पता रहता था, मतलब पेज भर के, और क्या लिखना है, कैसे करना है, क्या क्वालिटी लिखना है। कुछ क्वेश्चन को देख के लगता है कि हाँ लिख देंगे, तो ये वो वाला क्वेश्चन है कि हाँ आप लिख दोगे, ठीक है। By promoting culture, preserving the heritage, sharing knowledge and understanding the beneficial for the whole mankind, UNESCO aims to aid sustainable development, foster greater economic cooperation between the nation। ठीक है, इसने सारे greater economic cooperation, sustainable development, पूरा वर्ल्ड एक है, ये सारी चीजें यूनेस्को में लिख देना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सारी कंट्रीज को साथ में कोऑर्डिनेट करवाता है, कोई भी नई बीमारी आती तो सबसे पहले खबर देता है, सारे साइंटिस्ट को एक साथ में बुलाता है, कोलैबोरेट करता है, वैक्सीन्स बनाना, ये सारी चीजें ये WHO करता है। तो ये आप WHO में लिख सकते हैं। WHO has been a core agency for setting up of norms and standard to be followed with regards to human health and research regarding the containment of diseases as well as assessing worldwide health trends. It coordinates with various agencies in different countries to facilitate greater knowledge and awareness of health issues in various countries। तो वैसे ही WHO का ये वाली चीजें आप लोग लिख देंगे।
क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। इसी के साथ हमारा होता है सैंपल पेपर यहाँ पे कंप्लीट, हमने सैंपल पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। अब जो चीज आपको जो मैंने बताई थी वो चीज क्या है, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग उसको लिख लीजिए। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 उसको पढ़ना है, ठीक है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं 1987 वाला एक्ट कौन सा है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पढ़ लो। चलो ऐसा लिख लेते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया। फिर इसी से आपको एक और जो दूसरी चीज पढ़नी है वो है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A आपको पढ़ना है। तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो कौन सा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ एरागॉम्स, ठीक है, वो वाला प्रिंसिपल आपको देख रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एरागॉम्स, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटीज। तो ये दो प्रिंसिपल आपको देखने हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद में जो आपको देखना है वो है फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इतनी चीजों को तो आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इन सभी चीजों से क्वेश्चन आएंगे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट और आर्टिकल 39A ये दोनों को क्लब करके क्वेश्चन आ सकता है, या दोनों में से किसी एक पे। साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एरागॉम्स, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, इन दोनों प्रिंसिपल्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। फंडामेंटल राइट्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये टॉपिक वो है जिनसे 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ ही ले। साथ ही साथ हम क्या ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग जो ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि या तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा केस बेस्ड हो रहा है या बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो रहा है। फैक्चुअल में घबराना मत, जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो यही है, चाहे केस बेस्ड हो चाहे फैक्चुअल हो, 5 बार आपको बुक पढ़नी है, 5 टाइम्स यू हैव टू रीड योर बुक बिफोर एग्जाम, ठीक है, 5 टाइम्स यू हैव टू रीड बुक, यू हैव टू रीड योर बुक, ठीक है, इतना तो आपको करना ही है, 5 टाइम्स यू हैव टू रीड योर बुक, इतना आपको करना ही है। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर है, ये वाली चीज भी आप यहाँ पे समझ गए हैं, ठीक है। सो इसी के साथ सैंपल पेपर होता है कंप्लीट, घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीजें हमने अच्छे से समझी है। मैग्नेट बेस पर लीगल स्टडीज क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट है, अगर आप देख लीजिए, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, सारे वीडियोस को मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। सो मैग्नेट बेस के वीडियोस आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन लेके आया मैग्नेट बेस, वो है मैग्नेट बेस की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च क्लिक करेंगे तो ये जो आपको स्क्रीन दिखेगी, यहाँ जो नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज होगा, यहाँ पे NTSC ओलंपियाड क्लास KG से लेके क्लास 12 तक सभी यहाँ पे मेंशन है। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 क्लिक करेंगे, क्लास 12 के सभी लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस जो बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा, जहाँ पे मैंने क्लास 12 लीगल स्टडीज का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो आप यहाँ पे इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस जो होंगे ये आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।